जिस वक्त इस्लामी दुनिया में साइंस फल फूल रहा था, तब यूरोप जाहिलियत की गहरी खाई में पड़ा हुआ था। इस्लामी दुनिया में मेडिकल साइंस नई बुलंदी पर पहुंच रहा था, तो यूरोप में बीमारियों को भूत प्रेत की देन माना जा रहा था और उसका झाड़ फूंक से इलाज किया जाता था। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स, और आज की सीरीज़ में आप एक अहम जानकारी पाएंगे। दरअसल आज किसी से कहा जाए कि यूरोप के लोग कभी बहुत पिछड़े और दकियानूसी सोच वाले होते थे, तो शायद ही कोई यकीन कर पाए। लेकिन हकीकत यही थी। यूरोप के पिछड़ेपन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक से किया जाता था। पूरे समाज पर चर्च का दबदबा था। चर्च लोगों को गुनाहों की माफ़ी का पत्र बेचा करता था। फिर सवाल उठता है कि आखिर यूरोप जाहिलियत के इस दलदल से कैसे निकला? तो इसका जवाब है इस्लाम। उस वक्त इस्लामी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बुलंदी पर थी। साइंस, मैथ्स, इकोनॉमी से लेकर हर मैदान में मुसलमान अपनी मेहनत से एक नई इबारत लिख रहे थे। जब इस्लाम ने स्पेन और सिसिली को जीता, तो ईसाई दुनिया तक इस्लामी साइंस और टेक्नोलॉजी पहुंची। उसके बाद क्रूसेड और आपसी व्यापार के रास्ते यूरोप को इस्लामी साइंस का फ़ायदा मिला। आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे मुसलमानों की 4 देन या 4 अहम काम से यूरोप तक इस्लामी साइंस पहुंचा, और कभी जाहिलियत के दलदल में धंसा यूरोप इससे बाहर निकला और दुनिया का चैम्पियन बन गया। यह बात अलग है कि बाद में मुसलमानों ने खुद इस पर अमल नहीं किया और वे हर मोर्चे पर पिछड़ते गए, और आज के वक्त में मुसलमानों की बदहाली का यह भी एक बड़ा कारण है। मुसलमानों का पहला और सबसे अहम काम था पुरानी किताबों या रचनाओं का ट्रांसलेशन। इस्लामी दुनिया में बड़े पैमाने पर साइंस, टेक्नोलॉजी, फ़िलासफ़ी वगैरह पर काम शुरू किया गया। बगदाद के बैतुल हिकमत के बारे में हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें वहाँ किस पैमाने पर ट्रांसलेशन का काम किया जाता था, किस तरह वहाँ साइंटिफिक सोच को बढ़ावा मिला, साइंस और रिसर्च का काम हुआ, उसमें बताया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, मुस्लिम दुनिया में पुराने फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन वगैरह के काम का ट्रांसलेशन और उसे इंटरप्रीट करने का काम शुरू किया गया। पुराने फ़िलासफ़र यानी ग्रीक रूट के जितने फ़िलासफ़र या साइंटिस्ट थे, जैसे अरस्तु, प्लेटो और पाइथागोरस, यूक्लिड, टॉलमी के मैथ के सिद्धांतों पर काम किया गया। इससे 2 फ़ायदे हुए। एक तो पुराने काम की हिफाजत की जा सकी, उसे बचा कर रखा जा सका, और यही चीज़ यूरोप में पुनर्जागरण यानी नए इनकलाब की बुनियाद बना। उसके अलावा इन चीज़ों के ट्रांसलेशन के लिए जो सेंटर बनाए गए थे, जैसे बैतुल हिकमत वगैरह, वो साइंटिफिक रिसर्च का यानी वो एक तरह से साइंस का सेंटर बन गया। साइंस रिसर्च वगैरह वहाँ खूब होने लगे, और उसकी मदद से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ यानी कि हर फील्ड जो है एक नई बुलंदी पर पहुँच गया। और उसी का नतीजा था कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई और दुनिया को यूनिवर्सिटी सिस्टम मिला। दूसरा अहम काम था कि साइंटिफिक तरीका अपनाना। आपको बता दें कि असल में साइंस क्या है, या साइंटिफिक तरीका क्या है। तो साइंटिफिक तरीका है कि जैसे आप कुछ देखते हैं या सुनते हैं, तो उस पर यकीन नहीं कर लेना जब तक कि उसको एक्सपेरिमेंट करके सही साबित ना कर दिया जाए। यही असल में साइंस है, और मुस्लिम दुनिया ने यही किया। जब मुसलमानों ने यूरोप के काम को, ग्रीक जो स्कॉलर वगैरह थे उनके काम को ट्रांसलेट किया, तो उसकी खामियों को भी सामने लाया। जैसे अरस्तु के काम में जो खामी थी, उसको जो है उस पर इब्ने सीना और इब्ने रुश्द ने बताया कि उनके काम में क्या गलती है। उनके काम को तो सराहा ही, साथ ही बताया कि क्या गलती है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। इसके अलावा इस्लामी साइंटिस्ट ने उस वक्त नेचुरल फेनोमेना जो होता है, यानी कि प्रकृति जो हमारे आसपास है, हमसे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उसको देखा, ऑब्जर्व किया, गौर किया, उस पर रिसर्च किया, और एक नतीजा, एक हाइपोथेसिस या एक सिद्धांत दिया कि कोई चीज़ किस वजह से होती है। अगर यानी कि हम किसी चीज़ को, जैसे कि रोशनी की ही एक मिसाल है
कि पहले ये तय नहीं था कि किसी चीज़ को हम कैसे देख पाते हैं। इसको लेकर के अलग अलग थ्योरी थी। इस्लामी साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि कोई रोशनी जैसे किसी चीज़ से टकराकर हमारे आँखों में पहुँचती है तो उसके नतीजे में हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। तो इस तरह साइंटिफिक जो काम था, साइंटिफिक मेथड जो था, वो मुसलमानों ने डेवलप किया। तीसरा अहम काम था मेडिसिन। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम 3 वीडियो बना चुके हैं कि कैसे इस्लामी दुनिया ने हॉस्पिटल सिस्टम डेवलप किया। मेडिकल की फील्ड में मुसलमानों ने ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने आँखों की स्टडी की, मोतियाबिंद की सर्जरी शुरू की, बैक्टीरिया की खोज की और बताया कि बैक्टीरिया कैसे फैलता है। उन्होंने बताया कि दिल का फेफड़े और खून को जिस्म में पहुंचाने वाली धमनियों से क्या रिश्ता है। हॉस्पिटल सिस्टम दुनिया को दिया। सबसे बड़ी बात, आज जो आप हॉस्पिटल सिस्टम देखते हैं कि सब चीज़ों का वार्ड अलग है, डॉक्टर होते हैं, ये पहले सिस्टम नहीं होता था। पहले या तो किसी कुटिया में इलाज होता था, झाड़ फूँक से इलाज होता था। इस्लाम ने मेडिकल सिस्टम दिया। इस मेडिकल सिस्टम का फ़ायदा यूरोप को पहुंचा और यूरोप ने इसकी अहमियत उस वक्त समझी जब वहाँ ब्लैक प्लेग जैसी बीमारी का कहर टूटा। 17वीं सदी तक यूरोप में मेडिकल की सबसे अहम किताब थी कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी ये अरबी का ट्रांसलेट है। अरबी में है अल कानून फ़ी तिब, यानी तिब यानी मेडिसिन का सिद्धांत या कानून। ये किताब इब्न सीना ने लिखी थी और यूरोप में 17वीं सदी तक इसे ही पढ़ाया जाता था मेडिकल के लिए। चौथा अहम काम था एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। अरब का इलाका रेगिस्तानी है, ये तो हम सब जानते हैं। वहाँ की ज़मीनें बंजर हैं, वहाँ खेती बाड़ी के लायक ज़मीन बहुत कम है। अब जब इस्लामी सभ्यता फली फूली तो उनके सामने एक सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि कैसे अपने लोगों के लिए यानी कि फसलें उगाएं, कैसे लोगों का पेट भरेंगे। ज़मीन उनके पास सीमित थी, उन्हीं ज़मीन को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकालना था। तो इस्लामी साइंटिस्ट ने ऐसे तरीके निकाले जिससे कि जो ज़मीन उपलब्ध थी उनके पास सीमित मात्रा में, उसमें ही उन्होंने खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। जैसे सिंचाई का सिस्टम बनाया, ट्रेसिंग सिस्टम होता है खेती में, यानी कि ढालनुमा बनाया जाता है खेतों के ऊपर ताकि बारिश का पानी आए और उसमें ठहर जाए। इससे ये फ़ायदा होता है ख़ासतौर पे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ बारिश की या पानी की बर्बादी नहीं होती अगर सिंचाई के करते हैं आप तो यही चीज़ फिर जो है यूरोप पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ सिंचाई के लिए इरिगेशन इस्तेमाल होता है वह अरबी भाषा के ज़रिए ही आया है। अरबी में सिंचाई को सक़िया कहा जाता है। जब स्पेन में इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो वहाँ से यूरोप तक मुसलमानों का खेती बाड़ी का साइंटिफिक तरीका पहुँचा। इसका नतीजा ये हुआ कि अरबी में जो सक़िया बोला जाता था वो स्पेनिश में जा कर के औसेकिया बन गया, जिसकी स्पेलिंग है ACEQUIA, और असेकिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इरिगेशन बना, यानी इस तरह सिंचाई। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।